Hello, students. In history, we are discussing second chapter, nationalism in India, and in this chapter, we have discussed previously Salt March. So, from this event, the one most important moment was started. That's name was the civil disobedient movement. So, let me discuss today's some important features of the civil disobedient movement. Gandhiji led a march on foot from Sabarmati to Dandi. He broke the salt law at Dandi and inaugurated the civil disobedient movement. कि गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट किया यानी पद यात्रा स्टार्ट की साबरमती से दांडी तक। दांडी पहुंचकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की। पीपल ब्रोक सॉल्ट लॉ इन मेनी प्लेसेस, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वर पिकेट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स resigned their jobs, forest laws were broken, people refused to pay taxes, leaders were arrested, workers attacked government offices। अब हम देखते हैं कि ये जो इनाग्रेशन था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का, या इसे शॉर्टली हम सीडीएम भी कहते हैं, तो ये सीडीएम में क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की गई। तो पहला काम हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हुए इस मूवमेंट की शुरुआत की। तो सबसे पहला काम लोगों ने क्या किया, जगहों पे जो हमारे कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ पर लोगों ने सॉल्ट बना करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। फॉरेन गुड्स को बाइकॉट किया गया। अब यहाँ पर भी हम देखें तो फॉरेन गुड्स को बाइकॉट यहाँ पर भी देखने को मिलता है हमें। लिक्विड शॉप्स और पिकेट की जो लिक्विड शॉप्स थी उनको बंद किया गया, उसके आगे धरना प्रदर्शन किया गया। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी थे या गवर्नमेंट के लिए जो लोग भी काम करते थे उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। फॉरेस्ट लॉ को हर जगह पे तोड़ा जाने लगा, यानी ये ऐसे लोग थे जो पेस्टोरलिस्ट थे या ट्राइबल्स थे, इनके द्वारा फॉरेस्ट लॉ को कई जगहों पे तोड़ा गया। इसके बाद पीपल्स ने टैक्स पे करने से मना कर दिया और इसकी रिस्पांस में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। यानी बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जो लीडिंग कर रहे थे मूवमेंट का, उन लोगों को क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जेल में बंद कर दिया। वर्कर्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स के साथ एक इवेंट आता है 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट की वजह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ किया, इट मीन्स उसको वापस ले लिया, बंद कर दिया। ही एग्रीड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ गांधी इरविन पैक्ट में महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने की बात कही है। सेकेंड राउंड टेबल एक तरीके की ये मीटिंग होती थी जिसमें इंडियन लीडर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे वो लोग शामिल होते थे और यहाँ की सिचुएशन के बारे में डिस्कशन किया करते थे। तो इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने ज्वाइन करने की बात कही थी। फर्स्ट राउंड टेबल में उन्होंने उसको मना कर दिया था, वहाँ पे वो नहीं गए थे और ये लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता था। इट वॉज restarted when गांधी जी रिटर्न फ्रॉम लंदन। इट वॉज फाइनली कॉल्ड ऑफ इन 1934। लेकिन जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए महात्मा गांधी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने अपनी बातें तो रखी लेकिन उन्होंने इसका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं दिया। सो महात्मा गांधी रिटर्न आए और उसके बाद वापस से सीडीएम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रीस्टार्ट किया गया
और फाइनली 1934 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को पूरी तरीके से बंद किया गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा, दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हमने देखा, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडिएंट। इन दोनों में क्या चीज़ें डिफरेंस थी, क्या इनमें सिमिलरिटीज थी? सो लेट मी डिस्कस दिस टॉपिक, differences between non-cooperation movement and civil disobedient movement. So let me start this one. People refused to cooperate with government during the non-cooperation movement. People broke the laws during the civil disobedient movement. पहले डिफरेंस हमें क्या दिखाई देता है कि पीपल्स ने क्या किया कि जब नॉन कोऑपरेशन था उसमें उन्होंने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। तो इसके नाम से भी क्लियर हो रहा होगा नॉन कोऑपरेशन, तो इसके नाम से आप मैच करके इसको आप याद रख सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन यानी कोऑपरेशंस को रिफ्यूज करना। तो नॉन कोऑपरेशन में रिफ्यूजल था कि हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे, जबकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने लॉ को ब्रेक किया, कानूनों को तोड़ना शुरू किया। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सिविल डिसओबीडियंट यानी सविनय अवज्ञा, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपने जो रूल रेगुलेशन बनाया हम उस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। सो यहाँ पर हम देखें तो लॉज ब्रेकिंग की बात सिविल डिसोबीडिएंट में है एंड कोऑपरेशन रिफ्यूज़ल की बात नॉन कोऑपरेशन में मिलती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज लेस इन सीडीएम। नॉन कोऑपरेशन में मुस्लिम जो थे बड़े पैमाने पे उनका पार्टिसिपेशन दिखता था, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ थे, जबकि स्टेडियम में उनका जो पार्टिसिपेशन था काफ़ी कम हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नो टैक्सेस कैंपेन वाज नॉट देयर इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब यहाँ से देखिए कि नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि नो टैक्स कैंपेन वहाँ पर बिल्कुल नहीं था, यानी हम टैक्स नहीं पे करेंगे। नॉन कोऑपरेशन में ऐसी बात नहीं कही गई थी। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन में कहा कि हम टैक्स पे करेंगे लेकिन उसका लेस करिए, तो उन्होंने कम करने की बात कही थी, लेकिन सीडीएम में पीपल ने टैक्स पे करने से मना कर दिया था। तो आप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि नो टैक्स कैंपेन वहाँ पे नहीं था, यानी टैक्स न पे करने की बात नॉन कोऑपरेशन में नहीं कही गई। टैक्स के मामले पे लोगों का ये विचार था कि हम टैक्स पे करेंगे लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसको आप कम कर दीजिए, हम कुछ कम परसेंट देंगे लेकिन हम पे करेंगे। लेकिन सीडीएम में उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। सो इट इज़ द मेन डिफरेंस। अब हम आते हैं कि सोशल ग्रुप विच पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम, कि जो सीडीएम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनमें किस तरीके के लोगों ने शामिल हुए थे या किस तरीके के लोग पार्टिसिपेट हुए थे। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है कि रिच पीजेंट्स पहले तो इनका था, फिर पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लासेस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो अगर हम बात करें तो ये हमको 4 टाइप्स के लोग या 4 ग्रुप्स हमको दिखाई देती हैं जिन लोगों ने सीडीएम में पार्टिसिपेशन दिया था। रिच पीजेंट, अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी और ये क्यों उन्होंने स्टार्ट किया था? डिप्रेशन एंड फॉल इन प्राइसेस अफेक्टेड देम बैडली। दे डिमांडेड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, स्वराज मीन रिडक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर देम। अगर हम बात करें डिप्रेशन, आपने पढ़ा कि जो मंदी छाई हुई थी, आर्थिक मंदी, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि प्राइसेस बड़ी बहुत ज़्यादा गिर रही थी, इसलिए इनकी जो कंडीशन थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो इन्होंने डिमांड किया कि जो लैंड रेवेन्यू है उसमें आप कमी करिए, और यही इनका मेन मोटिव था। और इन्होंने
स्वराज का मतलब ये निकाला था कि जो टैक्स में रिडक्शन ही इनके लिए स्वराज है। तो ये रिच पीजेंट्स की कंडीशन क्या था कि ये इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड फॉल प्राइसेस के फॉल होने की वजह से इनकी सिचुएशन डिस्टर्ब हुई। इन्होंने लैंड रेवेन्यू के रिडक्शन की बात कही और स्वराज का मतलब इन्होंने ये निकाला कि टैक्सेस का रिडक्शन किया जाए। इट इज़ द कंडीशन ऑफ रिच पीजेंट्स ड्यूरिंग शेड्यूल। नाउ पुअर पीजेंट्स की जो गरीब किसान थी उनका क्या हाल था। डिप्रेशन अफेक्टेड देम बैडली। अब इनके साथ क्या था कि इनके पास इनको वर्क नहीं मिल पा रहे थे, यानी इनको बहुत अच्छे तरीके से इनके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, खुद के पास लैंड नहीं थे, तो प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे। दूसरी चीज़ कि ये कहीं पे वर्क करने जाते तो वहाँ पे से भी इनको बार बार रिफ्यूज़ल मिलता, इसलिए इनकी कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। इन्होंने क्या मांगा कि जो रेंट है उसको कम किया जाए। अब इस रेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे पुअर पीजेंट्स हैं तो जो बड़े किसान हैं उनके खेतों पे काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक लैंड मासेस दे दिए थे इन लोगों को, वे इस पे काम करते, जो प्रोडक्शन होगा उसका कुछ पार्ट उनको देते थे और कुछ अपने पास रखते थे। तो यही इनके लिए रेंट था, यानी हम जिस बिग किसान के लिए या बिग फार्मर्स के लिए वर्क कर रहे हैं उसका जो हमको पेमेंट करनी है, उसको जो देना है वो कम हो। तो इन्होंने उस रेंट को कम करने की डिमांड की थी और रिडक्शन ऑफ रेंट इनके लिए स्वराज था। अगला है बिजनेस क्लास। इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इनका क्या प्रॉब्लम थी, दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। दे वांटेड अ रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। They formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920। अब देखते हैं कि इनके साथ बिजनेस क्लासेस के साथ ये दिक्कत थी कि जैसे ही जो फॉरेन गुड्स आते थे, जो इम्पोर्ट होते थे, उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन मिलता था और चूँकि वहाँ के जो फॉरेन गुड्स होते वो काफ़ी सस्ते होते थे और यहाँ के जो कपड़े या जो गुड्स थे, चूँकि ये आपके मशीनरी बेस्ड नहीं थे, मशीनों के मामले से बनाए नहीं जाते थे, हैंडमेड अधिकतर होते थे, इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू होती थी वो ज़्यादा हाई होती थी, तो इसलिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता था। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट है उसको रोका जाए, उसको डिस्करेज किया जाए और इन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। इसके साथ ही साथ दे आल्सो फॉर्म द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने बनाया था फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए। तो पहला नाम किसका आता है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, और दूसरा उन्होंने बनाया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दे गिव द फाइनेंशियल हेल्प टू द मूवमेंट एंड रिफ्यूज टू सेल द फॉरेन गुड्स। ये जो दोनों ग्रुप थे या ये जो संस्थाएं थी या ये जो आपका जो फोरम थे, ये जो दोनों ये मूवमेंट्स को, जो शीडियम मूवमेंट था, इसको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे और ये फॉरेन गुड्स को सेल करने से मना कर देते थे। तो फॉरेन गुड्स ये जो बिजनेस पर्सन है वो सेल ही नहीं करेंगे, तो नेचुरल है कि भाई उसका इंपोर्ट पे रुकेगा, कमी होगी। जो फोर्थ ग्रुप हमको दिखाई देता है वह है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कि दे वर पुअरली पेड। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थी, इनके साथ मेन जो प्रॉब्लम थी कि इनको पुअरली पेड यानी बहुत ही कम पेमेंट दिया जाता था। कंडीशन ऑफ वर्क वर मिजरेबल, और ये जिस कंडीशन में काम करते थे वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। इनको 12 घंटे 13 घंटे एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में इनको काम करना पड़ता था, लेकिन पेमेंट बहुत ही कम होती थी।
सो बेटर वेज एंड वर्किंग कंडीशन, ये दो चीज़ें इनके लिए स्वराज इन्होंने माना था कि हमें बेटर वेजेस मिले, बेटर वर्किंग कंडीशन मिल जाए, दैट विल बी द स्वराज। रेलवे वर्कर्स एंड डॉकयार्ड वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक, कि जो रेलवे वर्कर्स थे, डॉकयार्ड वर्कर्स थे, इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक इन्होंने शुरू कर दिया। वर्कर्स इन माइंस वोर गांधी कैप्स एंड टुक पार्ट्स इन रैलीज, कि जो माइंस में काम करने वाले पीपल्स थे, खानों में काम करने वाले पर्सन, उन्होंने गांधी कैप पहनी और रैलीज में भाग लेना शुरू कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि रिच पिजेंस, पुअर पिजेंस, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इस तरीके के सोशल ग्रुप ने सीरियम में अपना पार्टिसिपेशन दिया हुआ था। अगले हम बात करें कि व्हाई डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज्वाइन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, कि आखिर ये क्या क्या रीजन थे कि ये बहुत सारे सोशल ग्रुप्स सीडीएम को ज्वाइन किए थे। तो हम आज इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हम बात करें, इन द कंट्री साइड द रिच पीजेंट्स कमिटीज लाइक द जाट्स ऑफ यूपी and the patidars of Gujarat were active in the movement. Indian merchants and industrialists wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would disgrace imports. They wanted to end colonial control over Indian economy. They joined CDM and gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. अब हम बात करें आते हैं कि जो पीजेंट्स कम्युनिटीज़ थी, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो बिग पीजेंट्स भी थे और पुअर पीजेंट्स भी थे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो बड़े थे या जो इंडस्ट्रियल ग्रुप था उनके बारे में बात करते हैं। तो यूपी के जो जाट्स थे, गुजरात के जो पटीदार थे, इन्होंने भी बड़े पैमाने पे एक्टिव रहे और अपनी एरियाज़ में बहुत रिच जो पीजेंट्स मूवमेंट्स था उसमें ये बहुत बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेशन दिए। जो इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट का जो इंपोर्ट इसमें चल रहा है उसको डिस्करेज किया जाए। सो इन्होंने बड़े पैमाने पे कॉलोनियल कंट्रोल को रोकने की कोशिश भी की थी और ऐसे लोगों ने क्या किया कि फॉरेन गुड्स या इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने या बेचने से पूरी तरीके से मना कर दिया था। अगले हम बात करें कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स व लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये सबसे बड़ी खासियत भी है और इन्होंने भी क्यों था, हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये इंडियन मूवमेंट्स में सिविल डिसोबीडिएंट एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे वुमेन्स पार्टिसिपेट की थी। नॉन कोऑपरेशन में था भी तो बहुत कम था, पता नहीं चलता है, लेकिन सीडीएम में इनका पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ चढ़ कर था। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in protest march, manufactured salt and pickets foreign clothes and liquor shops. Many went to jail. इनका हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो इनका जो पार्टिसिपेशन बहुत सारी तरीक़ों में थे। पहली चीज़ कि मार्च में सपोर्ट करना, उनको साथ देना। मैन्युफैक्चर सॉल्ट, नमक बनाने में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया। अगला पिकेस फॉरेन क्लॉथ्स, कि फॉरेन क्लॉथ्स को जलाना, उनको फेंकना, इस तरह के कामों में भी ये लगी रहीं। लिक्विड शॉप्स को बंद कराना, उनका विरोध करना, इस तरीके के कार्यों में ये अपना योगदान दी थी और इसके चलते इन्होंने बहुत सारी ऐसी वुमेन थी जिन्हों जेल भी गई हुई थी। कि देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स, अभी हमने पढ़ा इनके बारे में कि 1913 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। डॉक वर्कर्स ने 1932 में स्ट्राइक किया था। छोटा नागपुर टिन माइंस में लगभग 1000 वर्कर्स ने 1930 में ही उन्होंने भी अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, स्ट्राइक कर दी थी। और इनका क्या था कि ये रैली निकालते थे, यानी जो इस तरीके के जो माइंस वर्कर्स थे ये कैसे थे कि ये गांधी कैप पहनते थे और रैलीज में चले जाते थे, फिर बाइकआउट कैंपेन्स को पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे। सो 1930 में
छोटा नागपुर टिन माइंस में इस तरीके की घटना हमको दिखाई पड़ती है। Why did the Rich Parents Committee join the civil disobedient movement? Why did not they join when it was relaunched in 1930? कि जब CDM स्टार्ट किया गया था तो उस समय रिच पेरेंट्स कमेटी बड़े पैमाने पे इसको सपोर्ट की थी, लेकिन 1930 में जब महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल से जब वापस आए और इसको रिलॉन्च किया तो इनका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। तो क्या रीजंस थी, हम बात करते हैं कि शुरू में तो इनको क्या था कि रिच पेजेंट्स कमिटीज़ की बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो यूपी के जाट, गुजरात के पटीदार, इनका पार्टिसिपेशन दिखाई देता है। Being producer of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenue demand. इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जब ट्रेड डिप्रेशन हुआ, प्राइसेस गिरने लगी, सो इनका जो इनकम था वो पूरी तरीके से कैश इनकम बहुत ज़्यादा ख़त्म होना शुरू हो गया। बड़े पैमाने पे इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी रेवेन्यू इतनी कम हो गई थी कि ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू की जो डिमांड थी उसको पे करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। सो इन्होंने इसको सपोर्ट किया। द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। These recipients were active in organizing their committees and at times forcing reluctant members to participate in the boycott program. और ये रीज़न था कि इन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू डिमांड थी उसको इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, या उसके कम करने की बात कही तो उसको भी मना कर दिया गया। सो इन्होंने अपने लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनानी शुरू कर दी, संस्थाएं बनानी शुरू कर दी और बाइकआउट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होना शुरू कर दिया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यूज़, कि हाई रिवेन्यूज़ की अगेंस्ट स्ट्रगल ही इनके लिए स्वराज था। लेकिन अब होता क्या है कि 1930 में तो मूवमेंट्स को थोड़ा सा कॉर्ड ऑफ किया गया था क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। सो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटेड होते हैं। और फिर हुआ क्या कि when the movements were restarted in 1930, many of them refused to participate. इसका मेन रीज़न ये था कि अब इनको ये श्योर नहीं था कि अब मूवमेंट्स लंबे समय तक कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। रिवेन्यू से रिलेटेड किसी तरीके की कोई भी सेटिस्फैक्ट्री या सिक्योरिटी भरी बात नहीं कही गई, इसलिए उन्होंने बहुत सारे पीपल्स ने इसमें पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया गया। सो पुअर पीजेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे कि पुअर पीजेंट्स सीडीएम को क्यों ज्वाइन किया और रीलॉन्च में क्यों इन्होंने उसको पार्टिसिपेट नहीं किया। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट अदर टॉपिक्स नेक्स्ट डे। थैंक्स टू एवरीवन।